हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी में आज हम यूनिट सेकंड पादप कार्य की फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 5 पार्ट है। अध्याय 5 पादपों में जल संबंध, अध्याय 6 पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, अध्याय 7 वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु स्त्राव, अध्याय 8 पादपों में खनिज पोषण और अध्याय 9 एंजाइम। ये पांचों पार्ट के कुल अंक 9 है, अर्थात इन पांचों पार्टों में से बोर्ड में 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 5 पादपों में जल संबंध। सबसे पहले इसके मुख्य टॉपिक देखें तो जल की विशेषता, फिर पढ़ेंगे हम विसरण। विसरण में इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण, इसको प्रभावित करने वाले कारक और विसरण का महत्व पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पारगम्यता, इसकी परिभाषा और प्रकार पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे परासरण, इसमें परासरण की परिभाषा, प्रयोग, प्रकार और महत्व देखेंगे। फिर शुरू करेंगे जीवद्रव्य कुंचन तथा जीवद्रव्य विकुंचन। फिर कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न दाब जैसे परासरण दाब, स्फीति दाब, पित्ती दाब और विसरण दाब न्यूनता। फिर पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध क्या होता है। फिर जल विभव की अवधारणा और लास्ट में अंतः शोषण। आज शुरू कर रहे हैं हम जल की विशेषता। तो इसकी पहली विशेषता है कि यह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तीसरा, ये सार्वत्रिक विलायक होता है, मतलब सभी जीवों में विलय का कार्य जल ही करता है। फिर इसमें संसंजन और आसंजन बल का मान उच्च होता है। फिर इसकी विशिष्ट ऊष्मा भी उच्च होती है। फिर इसका pH 7 होता है, अर्थात ये उदासीन होता है। फिर इसमें तीनों अवस्थाओं में मिलता है, अर्थात ये ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। अब पढ़ते हैं विसरण की बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विसरण की परिभाषा। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो विलेय और विलायक अपनी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ये क्रिया विसरण कहलाती है। मतलब विसरण में विलेय और विलायक दोनों के लिए लागू होता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रत्येक अणु में पाई जाने वाली स्वयं की गतिज ऊर्जा, और इस गतिज ऊर्जा के कारण ये अणु निरंतर गतिशील रहते हैं और गति करते हुए जो भी उन्हें स्थान उपलब्ध हो रहा है उस स्थान में वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, अगर हम अमोनिया की शीशी खोलें या अगरबत्ती जलाएं या परफ्यूम की बोतल खोलें तो जो गंध है वो पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है, जो विसरण का उदाहरण है। ये मान लो अपन ने बीकर लिया है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसमें अपन ने ये कॉपर सल्फेट डाला। कुछ समय बाद देखोगे आप, ये कॉपर सल्फेट पूरे पानी में फैल जाएगा और पानी का रंग नीला हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट की सांद्रता ज्यादा है, बाकी जल में कम है। तो ये कॉपर सल्फेट अपनी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता पर गति करेगा और इस पूरे के पूरे पानी में फैल जाएगा। अच्छा, अब ध्यान रखिए, विसरण की प्रकृति ठोस, द्रव, गैस सभी में पाई जाती है, लेकिन इनमें विसरण की दर अलग अलग होती है। जैसे गैस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम विसरण की दर होती है। अब स्वतंत्र विसरण क्या है? तो ध्यान रखिए, जो अलग अलग अणु हैं उन अणुओं का विसरण अपने ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा। यानी जिस अणु का विसरण हो रहा है उसका विसरण उसी अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अगर अन्य पदार्थ है तो उसकी सांद्रता पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण इस घटना को स्वतंत्र विसरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, अपन ने इस तरफ O2 है 60%, इस तरफ O2 है 40%, तो इधर CO2 है 30%, इधर CO2 70%, तो इधर N2 है 90% और इधर N2 है 10%। तो अगर हम O2 की बात करें तो ये O2 अपनी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। इसके विसरण पर CO2 और N2 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार CO2 भी अपनी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। इस पर O2 और N2 की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा वैसा N2 के साथ भी लागू होगा। नाइट्रोजन भी अपनी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने स्वयं की सांद्रता के अनुसार गति करेगा। O2 और CO2 का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब पढ़ते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है तापमान। इसके विसरण समानुपाती होता है, यानी तापमान बढ़ेगा विसरण की दर भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि तापमान अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। अच्छा, दाब के विसरण समानुपाती होगा, यानी दाब बढ़ेगा विसरण भी बढ़ेगा। अगला, विसरित होने वाले पदार्थों का घनत्व
तो ध्यान रखना विसरण है वो विसरित होने वाले पदार्थों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्गमूल के भी व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब जिस गैस का घनत्व जितना ज्यादा होगा उसका विसरण उतना ही मंद गति से होगा, और जिसका घनत्व जितना कम होगा उसका विसरण उतना ही ज्यादा होगा। फिर विसरण दाब की प्रवणता, तो ध्यान रखना विसरण है वो उच्च विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होगा, यानी जिस तरफ पदार्थ की सांद्रता ज्यादा है उधर से कहाँ होगा, जिस तरफ इसकी सांद्रता कम है। अब पढ़ते हैं विसरण का पादपों में महत्व क्या है। तो पादप और वायुमंडल के मध्य जो O2 और CO2 का विनिमय होता है ये विसरण पर निर्भर करता है। अच्छा, वायुमंडल में जो पादपों से जल वाष्प का विसर्जन होता है, यानी पादपों से जो जल वाष्प विसर्जित होती है वही विसरण पर डिपेंड करती है, और जो पादपों में खनिज लवणों का निष्क्रिय परिवहन होता है ये भी विसरण पर निर्भर करता है। तो ये विसरण के बारे में था। अब पढ़ते हैं अपन पारगम्यता। तो ध्यान रखिए पारगम्यता है ये कोशिका झिल्ली का गुण है, और इस गुण के कारण कोशिका झिल्ली से विलेय और विलाय के अणुओं का पारगमन होता है। तो ये जो गुण है ये गुण ही पारगम्यता कहलाती है। अब अगर हम प्रकार देखें तो पारगम्यता के आधार पर कोशिका झिल्ली 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है पारगम्य झिल्ली, दूसरी विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य, तीसरी अर्ध पारगम्य और चौथा अपारगम्य। पारगम्य कब कहेंगे, अगर उस झिल्ली से विलेय और विलायक दोनों का पारण हो रहा है, दोनों आ जा सकते हैं तो वो पारगम्य झिल्ली कहलाएगी, जैसे कोशिका भित्ति। विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य कब कहेंगे, जब कोशिका झिल्ली से विलायक का तो पारगम्य यानी विलायक तो उससे होकर आराम से आ जा सकता है, लेकिन विलेय के अणु हैं उसमें से कुछ के लिए तो पारगम्य होगी, यानी कुछ विलेय तो झिल्ली से आ जा सकेंगे और कुछ विलेय के लिए अपारगम्य होगी, यानी कुछ विलेय उससे झिल्ली से आ जा नहीं पाएंगे, तो वो कहलाएगी चयनात्मक पारगम्य। इसका उदाहरण है प्लाज्मा झिल्ली और टोनोप्लास्ट, जो रिक्तिका पर पाई जाती है। तीसरा अर्ध पारगम्य कब कहेंगे, जब उस झिल्ली से विलायक की अणु तो पूरी तरह से पारगम्य होती है, विलायक के अणु तो उसमें से आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन विलेय के लिए वो पूरी तरह से अपारगम्य होती है, विलेय उससे आ जा नहीं सकता है, तो वो कहलाएगी अर्ध पारगम्य। तो इसका उदाहरण है प्लाज्मा झिल्ली। तो आखिर में प्लाज्मा झिल्ली क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली है ये आवश्यकता अनुसार चयनात्मक पारगम्य भी हो सकती है और आवश्यकता पड़ने पर अर्ध पारगम्य भी हो सकती है। अब लास्ट में पढ़ते हैं अपन अपारगम्य झिल्ली कब कहेंगे, जब उससे विलेय और विलायक दोनों के लिए वह अपारण हो, यानी दोनों में से किसी भी पदार्थ का आवागमन उस झिल्ली से नहीं हो सकता है, तो वो कहलाएगी अपारगम्य। इसका उदाहरण है अपनी उपत्वचा जो पत्तियों पर पाई जाती है और काफ। धन्यवाद।